28 फरवरी 2023 को जापान के जियोलॉजिकल सर्वे ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने जापान में डिस्कवर होने वाले 7,200 नए आइलैंड्स का दावा किया। इन आइलैंड्स के डिस्कवर होते ही जापान जैसे पीसफुल कंट्री ने उन आइलैंड्स पर हैवी मिलिटराइजेशन कर दी और जापान के इस सडन मूव से कई सारे कंट्रीज डर चुके हैं, जिनमें से एक है चाइना। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने तो इस सब पर यह कहा है कि उन्हें जापान के मिलिट्री से खतरा है क्योंकि जापान ने चाइना के इन आइलैंड्स को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है। सो बेसिकली वर्ल्ड वाइड ये लगने लगा है कि आने वाले टाइम में जापान ये बड़े स्केल पर करने वाला है। अब कई सालों पहले 1980s में जापान के आइलैंड्स का लास्ट सर्वे हुआ था और उस वक्त आइलैंड्स का काउंट बस इतना ही था, लेकिन फिर अचानक से 2023 में 7,200 नए आइलैंड्स कैसे डिस्कवर हो सकते हैं। तो बात कुछ ऐसे है कि कुछ टाइम पहले जापानीज जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी ने सभी आइलैंड्स को ऑन पेपर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिससे उनके आइलैंड्स का काउंट डबल हो गया, हेंस 7,200 न्यू आइलैंड्स। लेकिन एक सवाल यहाँ ऐसा भी है जो सारी दुनिया के दिमाग में अटका हुआ है कि आखिर इतने सालों बाद जापान को सर्वे करके 6,852 आइलैंड्स को डिवाइड करने की आखिर क्या जरूरत पड़ी, और सर्वे के बाद उन आइलैंड्स पर हैवी मिलिटराइजेशन का आखिर क्या मतलब है। अब इस सब को समझने के लिए हमें साउथ चाइना सी की जियोपॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। ये रीजन हमेशा से ही एक डिबेट का टॉपिक रहा है क्योंकि यहाँ के आइलैंड्स पर 5 कंट्रीज के क्लेम हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पार्टली आइलैंड्स को ही ले लो। इस आइलैंड को 5 कंट्रीज क्लेम करती हैं, लेकिन चाइना ने इस पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाया हुआ है और इस पर फोर्सफुली मिलिट्री बेसिस तक सेटअप कर दी हैं। इस रीजन के हर छोटे बड़े आइलैंड पर चाइना मिलिट्री बेसिस बना रहा है और इन आइलैंड्स को रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली इस स्ट्रेटेजी की मदद से चाइना इस रीजन में अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है और इसका खतरा सिर्फ नेबरिंग कंट्रीज को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को महसूस हुआ। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि साउथ चाइना सी जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड्स को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है और चाइना की इन्हीं हरकतों की वजह से शायद चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच वॉर भी हो सकती है। अब जापान स्टार्टिंग में इस सिचुएशन को देखकर काफी डरा हुआ था और तभी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने जापान को ये कहकर और डरा दिया कि जापान के सिनकाकू आइलैंड्स को चाइना से खतरा है। लेकिन इस सब के पीछे यूएस का क्या मकसद था? वो बस जापान को चाइना के खिलाफ भड़काकर उसे यूज करना चाह रहे थे, बट कहीं ना कहीं जापान को भी ये थ्रेट्स बिल्कुल सही लगे और तभी उन्होंने 2012 में एक प्राइवेट आइलैंड ओनर से इन आइलैंड्स को खरीद लिया और फिर अपना गुस्सा दिखाने के लिए जापान ने इन आइलैंड्स को नेशनलाइज कर दिया। दूसरी तरफ चाइना में इसका नतीजा ये निकला कि चाइनीज लोगों ने जापानीज एम्बेसीज के बाहर वो आइलैंड प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। ये सब इतना हेटफुल था कि वहाँ पर लोगों ने अपनी जापानीज कार्स तक को आग लगा दी। खैर ये सब कुछ तो जापान पर बस इंटरनेशनल प्रेशर डालने के लिए किया गया था। ये सब देखकर जापान बिल्कुल खामोश नहीं बैठा और इन कंट्रोवर्सीज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जापान ने सिनकाकू आइलैंड्स को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी जापान की इंटरनेशनल बॉर्डर्स के तौर पर अनाउंस कर दिया। इस पॉइंट पर एक बार फिर यूएस ने इंटरफोर्स किया और ये कहा कि सिनकाकू आइलैंड ऑयल और मिनरल से भरा पड़ा हुआ है। ये सुनते ही चाइना और जापान को टक्कर देने के लिए अब ताइवान भी इस रेस में आ गया, जो ये रीजन देने लगा कि ताइवान उन आइलैंड्स की सबसे नियरेस्ट कंट्री है और इसीलिए वही इसके असली हकदार हैं। मतलब यूएस ने जापान के एक और कंट्री से रिलेशंस खराब करवा दिए। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि तीनों कंट्रीज ने उन आइलैंड्स को अपने अपने हिसाब से नाम भी दिए। जैसे फॉर एग्जांपल जापान ने उन आइलैंड्स को सिनकाकू आइलैंड्स का नाम दिया, जो नाम बाय द वे पूरी दुनिया भी रिकॉग्नाइज करती है। चाइना ने उसे दियाओयू आइलैंड्स का नाम दिया और ताइवान ने उसका नाम दियाओ ताई लीयू रखा। लेकिन आज की अगर बात करें तो इन आइलैंड्स पर हालात इस कदर खराब हैं कि उन आइलैंड्स पर तीनों कंट्रीज के वॉरशिप्स आकर आमना सामना करते हैं और इन वॉर थ्रेट्स के चलते जापान को अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज आइलैंड से थोड़ी ही दूर यहाँ पर शिफ्ट करने पड़ गए ताकि वो सेफ रहें। आज बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि ये सब सूरत हाल जापान को प्रेशराइज कर रही है और उनकी डिस्प्यूट सिर्फ चाइना से ही नहीं बल्कि दूसरे फ्रेंडली नेशंस के साथ भी हैं, जैसे कि साउथ कोरिया। तो बात यह है कि पैसिफिक ओशन ट्रीटी के चलते जापान ने साउथ कोरिया को उनके ये आइलैंड्स वापस कर दिए थे, लेकिन आज भी जापान डोक्रो आइलैंड्स को लेकर ये कहता है कि उन आइलैंड्स का जिक्र कभी उस ट्रीटी में था ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ साउथ कोरिया अपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इसको क्लेम करती है और जापान को इस क्लेम का करारा जवाब देने के लिए साउथ कोरिया ने डोक्रो आइलैंड डे सीधा इसी आइलैंड पर मनाया। October 25th has been celebrated as Dokdo Day for the last 16 years. The day is dedicated to increasing public interest in Korea's easternmost island and sharing its history. अगर बात करें इन दोनों कंट्रीज के एलाई यानी यूएसए की,
तो यूएसए इस मामले में किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा। और सिर्फ इसी एक मामले को लेकर नहीं, एक और आइलैंड के मामले में भी यूएसए काफी न्यूट्रल है। हम बात कर रहे हैं कोरल आइलैंड्स की, जहां पर जापान के रशिया के साथ डिस्प्यूट्स हैं। इस केस में भी यूएस ने जापान का जरा साथ नहीं दिया। इस सब के बाद जापान को यह साफ पता चल गया कि यूएसए अब उसकी कोई मदद नहीं करने वाला, जिसकी वजह से अब उसने खुद अपनी टेरिटरीज को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है। और खुद ही के डिफेंस में जापान अब इन आइलैंड्स पर मिलिटराइजेशन कर रहा है। इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए जापानीज डिफेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि हमें अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाना होगा और इन आइलैंड्स को फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट सिस्टम से कवर करना होगा, जिसके लिए हम ये मिलिटराइजेशन कर रहे हैं। और इन आइलैंड्स का सर्वे अपने आप को सेफ करने का पहला स्टेप था। लेकिन वो यहाँ रुकते नहीं हैं। दूसरा स्टेप लेते हुए उन्होंने आइलैंड्स पर हैवी मिलिट्री फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, खासकर उन आइलैंड्स पर जो चाइना और ताइवान के सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर थे। होपफुली आज आपने साउथ चाइना सी की जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।